हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, अर्थात परमाणविक प्रकीर्णन गुणांक एवं ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक। ये है क्या चीज़ें? ये दोनों कारक हैं, फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं किस चीज़ को? एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम को। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम हमने निकाला था किस चीज़ का? लैटिस के लिए निकाला था। हमने एक ऐसे लैटिस की कल्पना की थी जिसके ये प्लेन्स थे और इन प्लेन्स के मध्य जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? डी थी। अगर इस प्लेन पे यहाँ पे एक एक्स-रे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से क्या होगी? वो डिफ्रैक्ट होगी। इसी तरीके से एक पैरेलल दूसरी रे आ रही है, वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो रही है और इस दिशा में जा रही है। तो ये दोनों क्या थी? डिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या थी? इंसिडेंट रे। तो इन दोनों डिफ्रैक्टेड रे थी, ये जब क्या कर रही थी? इंटरफेरेंस कर रही थी। उस केस में इनके संपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन थी वो थी हमारी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ थीटा क्या था? जिस एंगल पे ये क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। और इस कंडीशन को हमने क्या कहा था? ब्रेग कंडीशन कहा था। इसका मतलब ये क्या हुआ कि थीटा की वो कंडीशन जहां ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है, थीटा के वो मान जहां ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है, उन मानों पे हमें ये जो तरंगे, जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं, उनके मध्य क्या मिलेगा? संपोषी व्यतिकरण, अर्थात इनकी तीव्रता क्या मिलेगी? अधिकतम मिलेगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैसा आता है? वो ऐसा आता है, सपोज करो हमारे पास ये क्या है? एक लैटिस है। क्या है? जालक है। और इस जालक पे हमारे पास क्या रखा हुआ है? एक एक्स-रे सोर्स रखा हुआ है। इस एक्स-रे सोर्स से क्या आ रही है? एक्स-रे इस पे इंसिडेंट हो रही है। और यहाँ हमने लगा रखा है, एक डिटेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? डिटेक्टर लगा रखा है। इस डिटेक्टर में क्या होंगी? यहाँ से, इस जालक से जो एक्स-रे डिफ्रैक्ट हो गई हैं उनको ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो ये अगर इस थीटा एंगल पे है, अर्थात इस एक्स-रे का जो सोर्स है इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ से स्थिर कर रखा है। और इस डिटेक्टर को हम क्या कर दें? मूव कर दें। तो ये डिटेक्टर हमारा क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। और यहाँ से जो एक्स-रे इसमें जो एंटर करेंगे इस डिटेक्टर के अंदर, तो वो जो एक्स-रे जो इस डिटेक्टर में एंटर कर रही हैं उनके लिए अगर थीटा की कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर जाएगी तब इस डिटेक्टर में हमें क्या दिखाई देगी? एक पीक दिखाई देगी। तो थीटा की जिन जिन वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ब्रेक कंडीशन, वहां हमें पीक दिखाई देगी। अर्थात हमें एक ग्राफ मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम या अक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्केल पे हमारी क्या आएगी? जो डिफ्रैक्टेड एक्स-रे हैं उनकी इंटेंसिटी आएगी। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण आएगा जो इन जनरल 2 थीटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफ्रैक्टेड रेज, या इसको विवर्तन कोण भी हम कह सकते हैं। उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो कोण हमारा थीटा है जो किसके मध्य है? इंसिडेंट रे और इस प्लेन के मध्य है। और ये जो कोण है वो किसके मध्य है? इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड रे के मध्य है। अर्थात ये कोण हमारा कौन सा है? ये कोण है। तो ये कोण कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा, टोटल क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। तो थीटा की जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी उस कंडीशन पे इस डिटेक्टर में क्या मिलेगी? तीव्रता अधिकतम मिलेगी। अर्थात हमारा ग्राफ क्या मिलेगा? इस तरीके से। सपोज करो थीटा की पहली कंडीशन ये थी जहां पे हमें क्या मिल गई है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके बाद फिर ये कहीं थीटा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ मान लो फिर से सेटिस्फाई हो गया तो एक पीक फिर मिलेगी। फिर ये थीटा सेटिस्फाई हो गया, फिर एक पीक मिलेगी, फिर एक पीक मिलेगी, फिर एक पीक। हम मान लेते हैं ये थीटा की कुछ कंडीशंस हैं जिन पे हमें क्या मिल रही है? डिफ्रैक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जा रही है। तो ये जो ग्राफ है वो हमारा क्या कहलाता है?
अक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रम। और इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, विवर्तन कोण भी कह सकते हैं, या डिफ्रैक्शन एंगल, विवर्तन कोण, ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है। अब देखो इस ग्राफ में जो ये पीक आ रही है, ये जो पीक आ रही है, इनकी तीव्रता है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो हम आज देख रहे हैं। तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो करेगी वो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पे, और दूसरा करेगी किस पे, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर पे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपने को? अब इन दोनों को हम देखते हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की हम बात करते हैं, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। बेसिकली है क्या ये इन अक्स किरणों की तीव्रता को प्रभावित करेगा, तीव्रता को कम या ज्यादा कर सकता है। तो इसको हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं। और ये होता क्या है, अब देखो हमें पता है ये जो इंटेंसिटी है ये कहां से आई है, ये आई है हमारे इस जो जालक था या लेटिस था, उस लेटिस के अंदर क्या था, एक एटम था। उस एटम से क्या हुई है, अक्सरे स्कैटर हुई है। तो जो सबसे छोटी इकाई है जिससे अक्सरे स्कैटर होगी वो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन होगी। हो गया कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये हमारी अक्सरे आ रही है इस एटम से, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है जिससे अक्सरे का क्या हो सकता है, अक्स किरण का प्रकीर्णन हो सकता है, वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन है। हम मान लेते हैं, अर्थात हमें बेसिकली निकालना क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन से अक्सरे का जितना स्कैटरिंग हो सकती है उसके रिस्पेक्ट में एटम से कितनी स्कैटरिंग हो रही है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है। आई बात समझ में आपको? एक इलेक्ट्रॉन से अक्स किरण का कितना प्रकीर्णन हो सकता है उसके सापेक्ष एक परमाणु के द्वारा अक्स किरण का जो विवर्तन होगा वो क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहलाता है। तो इसको नापने का तरीका क्या है हमारा, स्मॉल एफ इज इक्वल टू परमाणु के द्वारा प्रकीर्णित अक्स किरण का आयाम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकीर्णित अक्स किरण का आयाम। ये हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर अर्थात परमाणविक प्रकीर्णक गुणांक कहलाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जैसे सपोज करो हमारा ये लेटिस है, उसके अंदर यहाँ पे जो एटम है वो हमारा किसका रखा हुआ है, सोडियम का रखा हुआ है। अर्थात ये जो लेटिस है वो सोडियम का लेटिस है। तो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इस इंसिडेंट अक्सरे का जितना प्रकीर्णन हो सकता था, अब कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 है। तो अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों से कितना अक्स किरण का प्रकीर्णन होगा, वो रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा परमाणविक प्रकीर्णन गुणांक कहलाएगा। आई बात समझ में? अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो क्रिस्टल इस टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर सेम है। क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। जैसे NaCl और CsCl, सीजियम क्लोराइड, इन दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अगर इनकी स्ट्रक्चर सेम है तो क्या हमें जो अक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रम है वो ऐसा ही मिलेगा, सेम मिलना चाहिए अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इन दोनों की। लेकिन वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनकी इंटेंसिटी में चेंज आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ देखो जो स्कैटरिंग सेंटर है वो सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ क्या है यहाँ पे सीजियम और क्लोरीन है। सीजियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सोडियम में क्या है, कम है। इसलिए इन दोनों की जो इंटेंसिटी है उनमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की वजह से। अब हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर अर्थात ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारा कि
क्रिस्टल की ज्यामिति से भी जो अक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। कैसे होगा? ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक का मतलब है कि एटम हमारे ठीक हैं जैसे हैं, उसकी वजह से जो अक्स किरण विवर्तन स्पेक्ट्रम है वो प्रभावित हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन इन परमाणुओं का विन्यास कैसा है उसकी वजह से भी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, प्रभावित होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक कहते हैं। तो ये किसके लिए ज्ञात करते हैं हम? यूनिट सेल के लिए, एकक कोशिका के लिए। एकक कोशिका के लिए हम क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे निकालते हैं? हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। इस यूनिट सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। जैसे सिंपलेस्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, एक एटम होता है कि नहीं होता है। इस एटम से एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है, इस एटम से भी डिफ्रैक्ट हो रही है, इस एटम से भी हो रही है, इस एटम से भी एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है। इन सब से जब एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है तो इन जो अक्स किरणों का जो आयाम है उसको हम क्या कर दें, जोड़ लें। इन सभी अक्स किरणों से जो आयाम प्राप्त हो रहा है उसको हम जोड़ लें, तो वो जो आयाम है अर्थात एक सेंटर से जो आयाम है वो हमारा कितना आएगा, e की पावर 2 पाई आयोटा, e की पावर 2 पाई आयोटा। और ये जो लेटिस प्लेन है उसके मिलर इंडिसेज अगर क्या है हमारे HKL, क्या है HKL है, उस केस में क्या होगा 2 पाई आयोटा H x प्लस के वाई प्लस एल जेड। ये किसके लिए है? अगर हमारा एक ही एटम हो, लेकिन यूनिट सेल में क्या होते हैं, एटम काफी होते हैं, तो हमें क्या करना है, उन सब का सम कर देना है। तो सम करने के लिए हम क्या कर दें, समेशन ओवर जे एच एक्स जे वाई जे जेड जे। ये क्या आ जाएगा हमारा, इन सभी सेंटरों से जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसका आयाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयाम आ जाएगा। और इस ग्राफ में क्या आती है हमारी इंटेंसिटी, और हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके समानुपाती होती है, एफ स्क्वायर के, अर्थात आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, ये समानुपाती होती है। तो ये जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, हमारा ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक कहलाता है। अब हम निकाल लेते हैं, हमारे सिलेबस में है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन तीनों के लिए ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। क्या निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक। प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे एक परमाणु होता है, और एक परमाणु का 1/8 हिस्सा किसमें होता है, यूनिट सेल के अंदर होता है। इसलिए टोटल प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एक हो गई है। अगर इस परमाणु को हम मान लेते हैं किस पे, ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0 0 0। तो इस परमाणु से अक्स किरण जब डिफ्रैक्ट होगी तो उसका आयाम कितना आएगा, f, वो आ जाएगा हमारा समेशन ओवर जे। जे लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही एटम है, तो समेशन में हटा लेता हूं, e की पावर 2 पाई आयोटा क्या आएगा, h इंटू 0, x की वैल्यू 0 प्लस k इंटू 0 प्लस l इंटू 0। तो इज इक्वल टू कितना जाएगा, e की पावर 2 पाई आयोटा क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया, सब कुछ 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। क्या आया, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ,
कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर आयाम है वो एच के एल पर निर्भर नहीं कर रहा है। आयाम किस पे निर्भर नहीं कर रहा है? एच के एल पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्रत्येक जालक तल से क्या होगी? अक्स-रे का क्या होगा? जो अक्स-रे है उसका विवर्तन होगा और हमें सभी से क्या मिलेगी? पीक मिलेगी। क्यों? इसमें आप 100 प्लेन है वो भी अलाउड होगा, 111 प्लेन भी अलाउड होगा, 110 भी अलाउड होगा, 101 भी अलाउड होगा। अर्थात सभी के सभी प्लेन इसमें क्या रहेंगे? अलाउड रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एच के एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एफ सभी के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर करेंगे अपन। एफ की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। अर्थात प्रत्येक तल से हमें क्या मिलेगी? इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और हमें क्या मिल जाएगी? उसके करस्पॉन्डिंग पीक मिल जाएगी। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए अंदर अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बॉडी सेंटर्ड अर्थात घन केंद्रित घनीय कोष्टिका, अर्थात घन केंद्रित कोष्टिका है, उसके अंदर प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। 2 कैसे है? एक परमाणु क्या होता है? घन के सेंटर पे होता है और बाकी 8 परमाणु कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर वालों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आता है? 1 आता है। और 1 किसका आता है? घन के सेंटर वाले का। तो 2 परमाणु हो गए अफेक्टिव। अगर पहला परमाणु ओरिजिन पे मान ले अपन, तो दूसरा परमाणु कहाँ आएगा? घन के सेंटर पे आएगा। और सेंटर वाले परमाणु के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 1/2 1/2 1/2 आ जाएंगे। तो 2 परमाणु आ गए, दोनों परमाणुओं के निर्देशांक आ गए और इन निर्देशांकों के यहाँ पुट करके हम आयाम निकाल लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कौन कौन से प्लेन अलाउ हैं और कौन से प्लेन अलाउ नहीं हैं। कर लेते हैं। चलो देखो, रखो एफ के अंदर 2 पद आएंगे। जब 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 2 पाई आयोटा 0 0 0 0 हो जाएगा, प्लस e की पावर 1/2 रखना अपने को, 2 पाई इंटू h इंटू 1/2 प्लस k इंटू 1/2 प्लस l इंटू 1/2 आएगा। e की पावर 2 पाई आयोटा इंटू 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी, प्लस e की पावर 2 पाई आयो, सब में 2 है, इसको बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा? पाई, आयोटा भी है यहाँ पे, आयोटा इंटू क्या आएगा? h प्लस k प्लस l आएगा कि नहीं आएगा? इस पद की वैल्यू है वो किस पे निर्भर कर रही है? h, k और l पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? अब मेरे को ये बताओ, अगर h, k और l की वैल्यू h प्लस k प्लस l इन तीनों का योग यदि क्या हो जाए? सम राशि हो जाए, क्या हो जाए? इवन राशि हो जाए। इवन का मतलब ये क्या हो जाए? 2 4 6 8। अगर इस तरीके से आता है, सम आता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये सम है 2 4 6, तो एक बाहर निकाल लेंगे, अर्थात ये हमारा 2 पाई आयोटा इंटू समथिंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये सम है 2 4 6 है, तो 2 पाई का फैक्टर आ जाएगा। और e की पावर 2 पाई आयोटा है वो किसके बराबर होता है? e की पावर आयोटा थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे देखो, अगर e की पावर 2 पाई आयोटा अगर होता तो क्या होता है? ये कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई आता कि नहीं आता? साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 4 पाई होता, अगर ये 4 होता, 6 होता, 8 होता तो क्या आता? कोस 4 पाई कोस 6 पाई साइन 4 पाई साइन 6 पाई। और साइन में हमें पता है साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब के लिए साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और कोस की सिर्फ इवन के लिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनके लिए क्या होती है? 1 होती है। इनके लिए क्या होती है? कोस 2 पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है? कोस 0 की वैल्यू हमारी क्या है?
1 है, तो cos 2 पाई की वैल्यू भी क्या रहेगी हमारी 1 रहेगी। तो उस केस में हम देख सकते हैं ये क्या आ रहा है हमारा 1 हो जाएगा और बाकी ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सम है उस केस में f हमारा कितना आएगा 1 प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी हमारी क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। आयाम मैक्सिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। अर्थात कौन कौन से प्लेन अलाउ हो गए, वो प्लेन अलाउ हो गए जिनके लिए H के L का योग क्या है सम है। अर्थात उन्हीं प्लेन से अक्सरे जब डिफ्रैक्ट होगी तो हमें पीक दिखाई देगी, बाकी से नहीं दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 प्लेन दिखेगा क्या, दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम क्या आ रहा है ओड आ रहा है, 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये हमारा ओड होता तो क्या होता, देखो सम के लिए हमने चेक कर लिया। अब अगर H प्लस के प्लस L का योग अगर क्या हो जाए हमारा विषम हो जाए, विषम का मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से अगर होता है, उस केस में क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा विषम राशि आएगी। यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पे क्या आएगी एक विषम राशि आएगी। जैसे सपोज करो हमारी पहली मैं लिख लेता हूँ कोस पाई है, फिर साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1 होती है कि नहीं होती है। इसी तरीके से अगर ये 3 होता तो क्या आता कोस 3 पाई, और कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी आती -1, कोस 5 पाई की वैल्यू -1। अर्थात कोस की जितनी भी क्या है ओड राशियां हैं, अर्थात ये 3 5 7 जो भी रहेगा उन सब के लिए क्या आएगा -1। जैसे ही ये -1 होगा इंटेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, देखो आयाम F = 1, इसके लिए तो 1 है पहले एटम की वजह से, इसकी वजह से -1 और टोटल क्या हो गया 0। अर्थात वो प्लेन जिनके लिए H प्लस के प्लस L का मान क्या है विषम राशि है वो अलाउ नहीं है, और जिनके लिए H प्लस के प्लस L का मान क्या है सम राशि है वो प्लेन हमारे क्या रहेंगे अलाउ रहेंगे। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम तीसरा FCC की। किसकी बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कहाँ कहाँ होते हैं वो, अगर एक परमाणु हम ओरिजिन पे मान लेते हैं तो 4 परमाणु फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहाँ होंगे 0 0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 सॉरी 1/2 0 और 1/2, और चौथा कहाँ आएगा हमारा 0 1/2 1/2 और 0। 4 परमाणु आ गए किसमें FCC के अंदर 4 परमाणु आ गए हैं। अगर ये 4 परमाणुओं के पोजीशन कोऑर्डिनेट ये रहे उस केस में F हमारा कितना आ जाएगा, F = 0 0 के लिए इसमें मान रखते हैं कितना आएगा 1 प्लस e की पावर 0 + 1/2, तो पहला टर्म तो क्या आ जाएगा 0, 2 पाई आयोटा इंटू 0 प्लस 1/2 और 1/2 है k/2 प्लस l/2, ठीक है। प्लस ये वाला मान रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2 पाई आयोटा, क्या आएगा 2 पाई आयोटा h/2 प्लस 0 प्लस l/2 प्लस e की पावर 2 पाई आयोटा h/2 प्लस k/2 प्लस 0 आएगा कि नहीं आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं F = 1 प्लस e की पावर, ये 2 बाहर निकाल लें क्या आ जाएगा पाई आयोटा इंटू k प्लस l, ठीक है, प्लस e की पावर पाई आयोटा इंटू h प्लस l प्लस e की पावर पाई आयोटा इंटू h प्लस k, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या होता है H K L तीनों आ गए हैं। अगर हमारा क्या है H K L, इसमें 2 कंडीशन बनेगी H K L, अगर दोनों के दोनों तीनों के तीनों क्या है
या तो क्या है ओड, क्या है ओड, या तीनों के तीनों हमारे क्या हैं इवन, क्या है तीनों के तीनों इवन है। उस केस में तो ये क्या रहेगा अलाउ रहेंगे प्लेन। क्यों रहेंगे, सपोज करो ये तीनों ओड है, ओड का मतलब एक 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 विषम राशियां तीनों, या तीनों इवन है, इवन के केस में हम मान लेते हैं दो 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 है, ठीक है। दो केस ले रहे हैं हम, एक तो ओड का ले रहे हैं 1 1 1 और एक इवन का ले रहे हैं। जब ओड लेंगे अपन 1 1 1 एच के एल की वैल्यू, उस केस में देखो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा के प्लस एल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, एच प्लस एल 1 प्लस 1 ये भी 2, और h प्लस के 1 प्लस 1 ये भी क्या हो गया 2। सम राशि आ गई। सम राशि का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो f की वैल्यू हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। अगर तीनों इवन है उस केस में दिक्कत है ही नहीं अपने पास पहले से ही, ये भी 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नी दो विषम राशियों का योग सम होता है और दो सम राशियों का योग भी क्या होता है सम होता है। इसका मतलब अगर ये या तो ओड होने चाहिए तीनों या इवन होने चाहिए, उस केस में एफसीसी जालक के लिए क्या रहेंगे वो प्लेन अलाउ रहेंगे, वो समतल हमारे क्या रहेंगे अलाउ रहेंगे और हमें क्या मिलेगी उनके करस्पॉन्डिंग पीक मिल जाएगी। अब सपोज करो ये इवन या ओड नहीं है, मिक्स है, उस केस में होगा क्या होगा, क्या ये अलाउ होंगे या नहीं होंगे वो चेक करते हैं। मिक्स कर दिया मैंने, कर दिया 1 2 1 कर दिया, एक इवन डाल दिया बीच में और बाकी 2 कर लिए ओड हमने। अब देखो रखो यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या आ गया 3, एच प्लस एल 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और एच प्लस के 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ठीक है। ये इवन सॉरी ओड, तो ओड वाले का मान कितना आता है, यहां ओड राशि है तो वैल्यू कितनी आएगी -1, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1। ये क्या हो गया हमारा इवन और इवन की वैल्यू +1, तो 2 + 1 हो गए 1 + 1 -1 -1, टोटल कितना आ गया 0, अर्थात ये प्लेन अलाउ नहीं है। इसी तरीके से इसमें अगर मैं डाल लेता हूं, बीच में एक 1 डाल दिया मैं, तो 2 + 1 3, एच के प्लस एल चाहिए हमने, के क्या है इसमें 1 और एल क्या है 2, क्या होगी ओड राशि। एच प्लस एल, एच कौन सा है 2, एल क्या है 2, ये क्या हो गई इवन राशि। एच प्लस के 2 + 1 कितना हो गया 3, क्या होगी ओड राशि। इसका मतलब क्या है, अगर ओड राशि है उस केस में तो क्या आएगा हमारा सभी इवन या ओड हैं तब तो प्लेन अलाउ रहेंगे। अगर कोई भी एक राशि बीच में ओड या इवन आ गई अर्थात मिक्स है, उस केस में एफसीसी लैटिस के प्लेन अलाउ नहीं होते हैं। तो ये है हमारा क्या ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर है। तीनों के लिए हमारे पास आ गया है। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है, सभी समतल क्या है अलाउ है, अर्थात सभी से हमें क्या मिलेगी पीक मिल जाएगी 1 0 0। कोई भी प्लेन है वो ऐसा नहीं है जिससे हमें पीक नहीं मिलेगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या था, H प्लस के प्लस एल तीनों का योग क्या होना चाहिए था, सम होना चाहिए था। और एफसीसी के अंदर हमारा क्या आया है, H के एल तीनों या तो क्या हो विषम हो या तीनों क्या हो सम हो। ये तीनों क्या है विषम होंगी या तीनों क्या होंगी सम होगी। उस केस में हमें क्या मिल जाएंगी, इंटेंसिटी है वो डिफ्रैक्टेड रे की मैक्सिमम मिल जाएगी। तो ये है हमारा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। थैंक यू।